विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने ये जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में भी हमने जानने और समझने की चेष्टा की। जहाँ तक मेरा विश्वास है, आप अभी तक वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के मूल सिद्धांत को समझ गए होंगे कि ये सिद्धांत दो आधारों पर जुड़ा हुआ है, परंपरागत सिद्धांत और कर्म और धर्म पर आधारित सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत ये कहता है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, पाँव से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, पाँव मतलब जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वहीं कर्म का सिद्धांत ये कहता है, जैसे कि इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जिन्होंने पठन पाठन के कार्य को अपनाया, वेदों के अध्ययन को अपनाया, मंत्रों के उच्चारण को अपनाया, अपने जीवन में स्वीकार किया इसे, वो ब्राह्मण कहलाए। उसके पश्चात हम बात करते हैं क्षत्रियों की कि क्षत्रिय कौन कहलाए। तो जिन्होंने अस्त्र शस्त्र का कार्य किया वो क्षत्रिय कहलाए। अब वैश्य कौन कहलाए? परंपरा का सिद्धांत तो कहता है कि वैश्य वो हैं जिनकी उत्पत्ति जंघाओं से हुई, लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि वैश्य वो हैं जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहे। परंपरा का सिद्धांत कहता है कि पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, और जबकि कर्म का सिद्धांत कहता है कि जिन्होंने तीनों वर्णों की सेवा का कार्य किया वो शूद्र कहलाए। ठीक है, यहाँ तक मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सिद्धांत और भी माना जाता है, रंग का सिद्धांत, जिसको समझना सहज नहीं है, लेकिन चूँकि ये जानना वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि रंग का सिद्धांत भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जानेंगे कि रंग का सिद्धांत क्या कहता है। तो महाभारत में भृगु ऋषि ने भारद्वाज को वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार मनुष्य की त्वचा के विभिन्न रंगों को बताया। उनके अनुसार ब्रह्मा ने सबसे पहले ना केवल ब्राह्मणों की सृष्टि की, ब्राह्मणों का निर्माण किया, पर इसके बाद उन्होंने त्वचा के विभिन्न रंगों के आधार पर, जो हमारा स्किन कलर होता है ना, उसे त्वचा के रंग कहते हैं ना, तो त्वचा के रंगों के आधार पर अन्य तीनों वर्णों की रचना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का रंग सफ़ेद है, क्षत्रियों का रंग लाल है, वैश्यों का रंग पीला है और शूद्रों का रंग काला है। अब ये भी एक विचारधारा है, इसे सत्यता या असत्यता के आधार पर हम परख नहीं रहे हैं, इसका हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है, परंतु ये परंपरागत सिद्धांत के साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रकार का सिद्धांत है, जो ये बताता है कि रंग भी वर्ण व्यवस्था को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण क्या है? वो है गुणों का सिद्धांत। उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊं, मैं सोचती हूँ उसके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आप लोगों से जानना और समझना चाहती हूँ कि आप सभी ने अपने स्कूली शिक्षा में ये जाना होगा कि गुण क्या होते हैं मनुष्य के। तो अच्छे गुण, बुरे गुण, यही गुणों के बारे में हम जानते और बात करते आए हैं, परंतु क्या इसके विपरीत इससे भी अलग कुछ है? तो मैं विश्वास करती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप में से लगभग सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि मूलतः जब भारतीय संस्कृति जब गुणों की बात करती है तो वो 3 प्रकार के गुणों की बात करती है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मतलब वो गुण जो सात्विक वृत्ति से पूर्ण हो, सात्विक वृत्ति अर्थात सत्य। ठीक है। फिर रजोगुण जो राजसिक प्रवृत्ति से पूर्ण हो, और तमोगुण जो तामसिक वृत्ति से पूर्ण हो। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो मैं नहीं समझती कि कोई व्यक्ति पूर्णतः सात्विक प्रवृत्ति से पूर्ण होगा, या कोई व्यक्ति पूरा तामसिक प्रवृत्ति से पूर्ण होगा, या कोई व्यक्ति पूर्णतः राजसिक गुणों को अपने
भीतर अंगीकार करता होगा या स्वीकारता होगा। हम सभी इन सारे गुणों का सम्मिश्रण है। कहीं ना कहीं हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण बहुत अधिक हो और तामसिक गुण नाम मात्र का हो या बहुत कम हो, और कुछ अंश में उसके पास रजोगुण हो। इसका जो संतुलन है वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। हर हालत में ऐसा होता ही है कि कोई भी व्यक्ति एक गुण को धारता है, अंगीकार करता है, परंतु जो दूसरा गुण है उसके अंदर वो विलुप्त हो जाता है, कम होता है। लेकिन जब हम इसको वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे तो इसका जो वर्णन है, जो इसकी व्याख्या है, वो पूरी तरीके से अलग हो जाती है। वर्णों की उत्पत्ति गुणों के आधार पर हुई है, ऐसा भी कुछ लोग विश्वास करते हैं। और इस विश्वास के अनुसार एक व्यक्ति किस वर्ण का सदस्य होगा, ये इस बात पे कदापि निर्भर नहीं करता कि उसका जन्म किस परिवार में या वर्ण में हुआ है, अपितु तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। देखिए, इस बात पर आज हम चर्चा करते हैं कि स्पष्ट तौर पर अंकित है कि व्यक्ति का वर्ण इस आधार पर निर्धारित नहीं हो सकता कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। व्यक्ति का वर्ण इस आधार पर निर्धारित नहीं हो सकता कि वो पूर्व में या उसके माता पिता किस वर्ण के थे या व्यक्ति का परिवार किस वर्ण का है। इस बारे में मैंने पिछली कक्षा में भी आपसे चर्चा की थी। व्यक्ति का वर्ण इस आधार पर आधारित होगा कि उसमें कैसे गुण पाए जाते हैं। चलिए, हम बहुत सामान्य सी बात करते हैं, और मुझे लगता है शायद हमारे लिए किताबों की भाषा से बाहर निकलकर अगर हम सामान्य जनजीवन के साथ समाजशास्त्र को जोड़कर देखते हैं तो हमारे लिए अपनी अवधारणाओं को, तथ्यों को समझना अधिक सहज, अधिक सरल हो जाता है बनस्पत किताबों की क्लिष्ट भाषा को साथ लेकर अगर हम चलें। आप अपने घर के भीतर झांक कर देखें कि हो सकता है आपके पिता सात्विक प्रवृत्ति के हों, सतोगुण उनकी विशेषता हो, परंतु आज जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, क्या वो देखिए तामसिक प्रवृत्ति में सात्विक प्रवृत्ति कभी भी ये नहीं कहती कि व्यक्ति पूरी रात जगे और सुबह वो देर से उठे और वो रखा हुआ भोजन ग्रहण करे, लेकिन तामसिक प्रवृत्ति में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग ये इस प्रवृत्ति की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक ही परिवार में परिवार का जो मुखिया है उसका जो गुण उन्होंने अंगीकार कर रखा है वो गुण बिल्कुल अलग हो सकता है जो गुण मेरे पास है या आपके पास है। तो ये वर्ण व्यवस्था ये लगातार इस ओर इंगित करती है, इस ओर इशारा करती है, ये बात समझाने की चेष्टा करती है कि वर्ण व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था है जिसमें आप अपने कर्मों में परिवर्तन करेंगे, आपका वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, आपके गुण परिवर्तित होंगे। कौन से गुण? जो आपके भीतर व्याप्त हैं। अगर आपके गुणों में परिवर्तन होगा तो भी आपका वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे अगली कक्षा में हम जानेंगे कि कौन सा गुण किसके पास होगा, कौन सा गुण किसने अंगीकार किया होगा, तब वो व्यक्ति किस वर्ण का कहलाएगा, और उस गुण विशेष की ऐसी कौन सी विशेषता है कि उसको स्वीकार करने से व्यक्ति का वर्ण परिवर्तित हो सकता है और उसको त्यज देने से, छोड़ देने से वो उस वर्ण से अलग हो जाता है। पर विद्यार्थियों, मैं पुनः जब तक वर्ण व्यवस्था का आपका विषय समाप्त नहीं हो जाता है, मैं हर कक्षा में आपसे यही बात दोहराना चाहूँगी कि आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक मत मानिएगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बिल्कुल अलग है। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था है, एक लचीली व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन संभव था। उसके बिल्कुल विपरीत, उसके उलट
जाति व्यवस्था है जो कि क्लोज सिस्टम है, जो एक बंद व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन, आप कोई भी कार्य करें पर आपकी जाति आपके जन्म से निर्धारित होती है। और जाति व्यवस्था पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी व्यवस्था है जो और किसी देश में नहीं पाई जाती है। अब हम इससे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के जो गुण का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।